हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। तो देखिएगा, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान में अपना जो आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। दो लेक्चर मैंने आपको एक तो सामान्य परिचय के बारे में बता दिया था और कल की क्लास में मैंने आपको सांद्रता की इकाइयाँ जो आपके सिलेबस का पार्ट है उनके बारे में भी कल डिस्कस कर लिया था। जो भी स्टूडेंट इन क्लासेज को देख रहे हैं वो अपने नोट्स ही बना सकते हैं यहाँ से, और पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, यहाँ तक जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यदि आप देखोगे तो इन नोट से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आगे बात समझ में। तो देखो, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे आज अपन, वो करेंगे राउल्ट्स लॉ की। किसकी बात करेंगे जी? राउल्ट्स लॉ की। तो हेडिंग डालेंगे अपन राउल्ट्स लॉ। राउल बोलो या बोलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स का नियम। आप देखो, आपकी जो द्रव अवस्था दे रखा है उसमें एक टर्म दे रखी है वाष्प अवस्था, वाष्प दाब। क्या दे रखी है जी? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब की बात ही राउल्ट्स लॉ में अपन करते हैं। एक्चुअल में वाष्प दाब होता क्या है? जैसे आपने क्या किया, कोई भी क्लोज कंटेनर ले लिए, क्लोज कंटेनर के अंदर आपने क्या, कोई लिक्विड फिल कर दिया, ये कोई द्रव भर दिया आपने, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या दे रहे हो, इसको तापमान दे रहे हो। तापमान दोगे तो कुछ समय के बाद में ये जो लिक्विड है, ये जो द्रव है, इसकी वाष्प बनेगी, और वाष्प बनेगी तो वाष्प यदि खुला बर्तन है तो वाष्प ऊपर साइड निकल जाएगी, लेकिन ये बंद है तो इसकी वाष्प कहाँ बनेगी बताओ? ये वाष्प यहाँ। अब बताओ, ये जो द्रव है, द्रव की ही बन रही है वाष्प। कुछ समय के बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां साम्य अवस्था क्रिएट हो जाएगी। अब साम्य अवस्था क्रिएट हो गई तो जो ये वाष्प बन रही है ये दोबारा कन्वर्ट किस में होना स्टार्ट हो जाएगी? बोलो, द्रव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे बोलते हैं अपन संघनन, कंडेंसेशन। आगे बात समझ में। अब देखो, यहां से वाष्प बन रही है और यहां से जो वाष्प है उस दोबारा द्रव में बदल रही है, इसे प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। और ऐसा प्रोसेस कहलाता है साम्य अवस्था। क्या कहलाता है जी? साम्य अवस्था। तो बताओ, द्रव की स्वयं की वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ये बात अभी के लिए आप समझ जाओ, बाकी जब डिटेल में मैं बात करूंगा द्रव अवस्था में तो आपको पूरा वाष्प दाब, कम से कम 15 से 20 मिनट का टॉपिक है ये, मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप एक ही बात याद रखोगे, किसी द्रव की स्वयं की वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही क्या कहलाता है जी? वाष्प दाब कहलाता है। और जो पात्र है वो कैसा होना चाहिए? बंद पात्र होना चाहिए, क्योंकि खुले पात्र में कभी भी वाष्प दाब कभी भी कैलकुलेट अपन नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में। चलो जी, अब अपन बात करेंगे राउल्ट्स का नियम। किसकी बात करेंगे जी? राउल्ट्स का नियम। अब देखो, जो राउल्ट्स का नियम है ये दो प्रकार के विलयनों पर काम करता है। कितने प्रकार के? पहला करता है द्रव द्रव विलयन, और जो सेकंड काम करता है, सेकंड काम करता है ठोस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन। आगे बात समझ में। राउल्ट्स लॉ दो प्रकार के विलयनों पर काम करता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि जो राउल्ट्स लॉ है ये अपन ऑब्जर्व कहाँ करते हैं? तो अपन दो प्रकार के जो विलयन होते हैं उन पर ऑब्जर्व करते हैं। पहला तो किस पर करते हैं सर? पहला करते हैं द्रव द्रव विलयन। अब देखो, एक बात आती है कि जैसे द्रव है तो द्रव की हमेशा वाष्प बनती है, वेपर बनती है नहीं बनती? जैसे आपने कभी भी यदि पानी को गर्म किया है, दूध को गर्म किया है, तो आप देखेंगे जब कोई बर्तन डालते हो ना तो वहां आपको बर्तन की जो नीचे वाला सिरा है उस पर बूंद दिखाई देती है, तो उसे बोलते हैं वाष्प। क्या बोलते हैं? वाष्प। लेकिन यदि आप कोई भी द्रव में सॉलिड मिलाओगे तो वहां अगर प्योर फॉर्म की बात करें, शुद्ध अवस्था की बात करें, तो शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब कितना होता है? 0 होता है। इसलिए जो वाष्प दाब है वो अपना ओनली ऑन जो पानी का वाष्प दाब है उसके बराबर ही कैलकुलेट होता है। आगे बात समझ में जी। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम। किसकी बात करेंगे जी? द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम। तो मैं इसको एक बार साइड कर देता हूं।
राउल्स का नियम, पहला और दूसरा। हेडिंग डालेंगे अपन द्रव द्रव बिलियन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। इसे और क्या बोलते हैं अपन, दूसरा नाम है सर इसका। यदि आपको दूसरा नाम भी कहीं दिख जाए तो क्या लिखोगे बताओ? वाष्पशील घटक रखने वाले बिलियन के लिए राउल्ट का नियम। ये तो इसके नाम ही है सर, दोनों नाम ही हैं, तो ये याद कर लोगे आप। अब देखो क्या होता है राउल्ट्स का नियम, समझो, समझ जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। डेफिनेशन कोई भी नहीं पूछ रहा है इसकी, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि मेरे पास सर दो घटक हैं। कितने घटक हैं? नेक्स्ट पेज में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट पेज में बात करेंगे सर, अपने पास में दो घटक हैं। कितने घटक हैं जी? दो घटक। अपने पास में दो घटक हैं। ठीक है, अपने पास में दो घटक हैं। इसका नाम देता हूं मैं घटक ए, और इसकी मैं बात करता हूं घटक बी। अब देखो, यदि मैं बात करूं, यहां जो वाष्प दाब काम करेगा, इसके लिए जो वाष्प दाब काम करेगा, इस पर जो घटक ए पर वाष्प दाब काम करेगा उसे बोलेंगे पी ए। क्या बोलेंगे जी? पी ए। इसके ऊपर जो वाष्प दाब काम करेगा उसे बोलेंगे पीबी। क्या बोलेंगे जी? पीबी। और इसे क्या बोलेंगे? पीए। ठीक है। अब इसकी जो शुद्ध अवस्था है, शुद्ध अवस्था में यदि मैं बात करूं वाष्प दाब की, इसकी बात करूं वाष्प दाब की, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा पी नॉट ए। ऐसे ही मैं इसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की बात करूं, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना आएगा जी? पी नॉट बी। क्या आएगा? पी नॉट बी। अब आपने एक ले रखा है विलय और एक ले रखा है विलायक, ठीक है। तो अब यहां कौन काम करेगा बताओ? ये गैस अवस्था में की मोल भिन्न। क्या बोलेंगे जी? मोल भिन्न। अर्थात जो विलयता है उसको अपन किसके रूप में यूज करते हैं? मोल भिन्न के रूप में यूज करते हैं। तो इसके लिए गैस अवस्था में जो मोल भिन्न होगी वो होगी XA, और यहां जो गैस अवस्था में मोल भिन्न होगी, गैस अवस्था में मोल भिन्न यहां होगी XB। आ गई बात समझ में? अब देखो, यदि मैं घटक ए को बोल दूं विलायक, क्या बोल दूं जी? विलायक, और ये भी द्रव है, और इसे मैं बोल दूं विलय। क्या बोल दूं जी? विलय, और ये भी है द्रव। अर्थात द्रव द्रव विलयन में द्रव ही तो विलायक होगा और द्रव ही क्या होगा? विलय होगा। तो समझो आप। अब देखो, ये दोनों को मैंने अलग अलग बात की है, अब मैं दोनों को मिला करके इनका बना देता हूं सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा जी? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, देखो, सॉल्यूशन के अंदर यदि मैं बात करूंगा तो यहां जो विलयन है, अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा जी विलयन। क्या बनेगा जी? विलयन। अब विलयन की मैं बात करूंगा तो विलयन के अंतर्गत
दोनों का जो प्रेशर है वो हो जाएगा पी टोटल, क्या होगा पी टोटल, और पी टोटल क्या होगा पी ए प्लस पीवी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसे ही अपन बोलते हैं द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम। तो क्या लिखेंगे अपन, इसका यदि स्टेटमेंट लिखते हैं अपन, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, नियत ताप पर, नियत ताप पर वाष्पशील, नियत ताप पर वाष्पशील विलय रखने वाले वाले विलयन का, रखने वाले विलयन का वाष्पदाब विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब एवं घटक की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बात समझ में, क्या कहा सर, नियत ताप पर वाष्पशील विलय रखने वाले विलय के लिए जो वाष्पदाब है, विलयन का वाष्पदाब है, ये प्रत्येक घटक की शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहा मैंने कि सर इसमें मैंने घटक ले लिए दो, तो घटक ए के लिए वाष्पदाब, घटक ए के लिए वाष्पदाब। तो देखो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्स ए के, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन की बात कर रहे हैं अपन। घटक बी के लिए वाष्पदाब, तो देखो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्स बी के। आ गई बात समझ में जी। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, ये हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, तो पी ए इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स ए, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। ये पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये मैं बता ही चुका हूं आपको, पी नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है, पी बी क्या है, घटक बी का वाष्पदाब है, और एक्स बी क्या है, घटक बी की मोल भिन्न है। आगे बात समझ में। अब आप जानते हो डाल्टन्स का नियम, किसका जानते हो जी, डाल्टन के नियम के अनुसार डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार अब ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। क्या होता है, ये होता है जैसे पी टोटल, जो किसी भी विलयन पर जो टोटल प्रेशर काम करेगा वो उसमें घटक के पर लगने वाले दाब के बराबर ही काम करता है। आगे बात समझ में, पी ए प्लस पी बी। अब देखो आप जानते हो पी ए का मान क्या बताओ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आगे बात समझ में। अब आप जानते हो देखो चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यदि मेरे को एक्स ए निकालना है तो क्या मैं 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ क्या, बोलो जी। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा एक्स ए की, तो कैसे करेंगे बताओ, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो आप एक्स बी की जगह भी रख सकते हैं 1 माइनस एक्स से, कोई परेशानी नहीं है। आपको यदि रिप्रेजेंटेशन पूछ लेगा तो पूछ सकता है, बाकी लैब असिस्टेंट में यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। अब देखो इसको मैं
ओपन करके लिखता हूं तो देखो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आगे बात समझ में। अब देखो यहां से पी नॉट ए, अब मैं ये आएगा एक्स बी, क्योंकि एक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहां से मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, पी नॉट ए माइनस एक्स बी, और ये हो गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। अब देखो यदि मेरे को इस माइनस को हटाना है तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया पी नॉट ए प्लस एक्स बी, और ये हो गया पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बताओ पी टोटल क्या हो गया, बताओ बच्चों। पी टोटल हो गया पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। आगे बात समझ में। बोलो ये डेरिवेशन कितने लोगों को समझ में आता है। इस तरीके से अपन इसका डेरिवेशन कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब देखो अगर मैं बात करूं, ये तो आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन याद रखना है आपको, एक बार नीट में पूछा गया ये पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है जी। अब देखो आपने जब ग्राफ पढ़ा होगा ग्राफ पढ़ा होगा तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बताओ। इसे लेते हैं अपन बाई पर, और ये सारा जो एक्स है ये तो एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना इंटरसेप्ट हो गया सी, और ये अपना हो गया एम। क्या हो गया जी, एम। अब देखो यहाँ बाई तो बाई एक्सिस वाला ग्राफ है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है, और एम क्या है बताओ, स्लोप है। अब स्लोप की बात कर लें अपन। स्लोप मेरे को यदि पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए सर, स्लोप मेरे को पॉजिटिव चाहिए। स्लोप मेरे को यदि पॉजिटिव चाहिएगा तो क्या होना चाहिए, बोलो पी नॉट बी ग्रेटर देन होना चाहिए पी नॉट ए से। आगे बात समझ में। और यदि मैं बात करूं, यदि मेरे को स्लोप चाहिए नेगेटिव, क्या चाहिए सर, स्लोप मेरे को आना चाहिए नेगेटिव, तो पी नॉट ए ग्रेटर देन होना चाहिए पी नॉट बी से। तो यहां तो स्लोप आ जाएगा नेगेटिव और यहां आ जाएगा स्लोप पॉजिटिव। अब यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो पी टोटल, और यदि आप x के मध्य में ग्राफ खींचोगे, ये x आ गया तो x में भी x भी, ये x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर। देखो पी नॉट ए कुछ इंटरसेप्ट दे रखा है। अब यदि स्लोप मेरे को पॉजिटिव लेना है तो पी नॉट बी को ज्यादा लेना पड़ेगा, तो ये ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ये एरिया है ना, ये कहलाएगा पी नॉट ए। क्या कहलाएगा जी, ये कहलाएगा पी नॉट ए, और ये पी नॉट बी ग्रेटर देन आना चाहिए पी नॉट ए से, तब जाके पॉजिटिव आएगा। और यदि यही ग्राफ क्या हो सर, यही ग्राफ नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये यहां से आ जाएगा। बोलो तो बताओ यहाँ क्या आ गया ज्यादा, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। और ये तो आप जान रहे हो इंटरसेप्ट कितना आ गया, पी नॉट ए आ गया। बोलो भाई, यहाँ पी टोटल है और यहाँ एक्स है। बोलो भाई, इस तरीके से अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया आपको। देखो सबसे पहले अपन ने बात की राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम के लिए सबसे पहले अपन को दो तरीके के सॉल्यूशन पर काम करता है, द्रव द्रव सॉल्यूशन और द्रव ठोस सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। अब देखो इसको अपन बाष्पशील घटक भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा द्रव की ही बाष्प बनती है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या बताया, सेकंड में अपन ने बताया कि अपन ने कोई भी दो घटक, क्योंकि मैंने जब बिलियन स्टार्ट किया था तो बिलियन में पहले ही बताया था आपको कि बिलियन के लिए कम से कम दो घटक का होना अनिवार्य है। एक होता है विलय, एक होता है विलायक। उससे ज्यादा कितने हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने जो सिलेबस का पार्ट है वो होता है द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन में अपन को दो घटक का होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा सर घटक ए है और घटक बी है। घटक ए को मैंने विलायक मान रखा है, घटक बी को मैंने विलय मान रखा है। ये अपन अज्यूम कर सकते हैं खुद की तरफ से, ऐसा नहीं है कि कोई इसके रूल रेगुलेशन है। अपन घटक ए को विलायक बोल रहे हैं तो घटक बी को मेरे को विलय बोलना पड़ेगा। अगर मैं घटक बी को विलायक बोलूंगा तो घटक ए को मेरे को विलय बोलना पड़ेगा। ये अपने अनुसार अपन बोल सकते हैं। ठीक है सर, अब ये दोनों द्रव ले रखे मैंने। ठीक है, अब देखो द्रव में जो विलयता होती है, विलयता को अपन मोल भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये हेनरी का नियम कहता है। अब हेनरी का नियम अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है,
लेकिन हेनरी का नियम ये कहता है कि अपन विलेयता को उसकी मोल भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब मोल भिन्न मैंने आपको बता दी थी कल, ये किसी कोई भी घटक के मोल अपॉन कुल घटक के मोलों के अनुपात होता है, ये रेशो होता है, तो उसे अपन कहते हैं मोल भिन्न। आगे बात समझ में। अब देखो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P नॉट ए है, यहाँ शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P नॉट बी है। इसकी मोल भिन्न गैस अवस्था में अब द्रव अवस्था दे रखी है, लेकिन गैसीय अवस्था अज्यूम करते हैं अपन इसको, क्योंकि अब क्या है इसकी बास बन रही है, बास बन रही है तो मोल भिन्न के रूप में उपयोग करते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक्स ए और यहाँ आ गया एक्स बी। आगे बात समझ में। और इनके जो नॉर्मल बास दाब है वो पी ए और पी बी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मैंने डेफिनेशन लिखा है, नियत ताप पर वाष्पशील विलय रखने वाले विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और घटक की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। अब घटक ए के लिए निकालेंगे तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये आ गया। इसके बाद में डाल्टन्स का आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि कोई भी विलयन के अंदर यदि कुल दाब काम कर रहा है ना, वो प्रत्येक घटक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद में पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। अब आप जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो एक्स ए क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो ये क्या होगा, इसको अगर टोटल सॉल्व कर लो तो पी टोटल पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब आपको जब ग्राफ पढ़ाते हैं अपन तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से अपन उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे आप तो पी टोटल तो बाई आ गया, सी यहाँ पी नॉट ए आ गया, एक्स भी यहाँ एक्स आ गया, एक्स एक्सिस पर काम करेंगे तो एक्स एक्सिस पर ये लेंगे, और ये बाई एक्सिस पर काम करेगा तो बाई एक्सिस पर ये लेंगे। ये एम है, एम को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप को बोलते हैं ढाल। और इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ही बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट ही मान लो। और ठीक है जी। अब यहां आकर के आपका वाष्पशील जो विलय रखने वाले विलयन है उनके लिए राउल्स का नियम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के लिए या अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और इसका ही दूसरा नाम होता है बच्चों ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखो घटक तो यहां भी दो ही हैं। कितने घटक हैं सर, दो ही हैं। घटक तो यहां भी दो ही हैं। अब देखो घटक यहां भी दो ही हैं। मैंने बोला सर इसको घटक ए और इसे बोला घटक बी। ठीक है, अब देखो घटक ए है, मैं मान रहा हूं कि ये क्या है जी, ये विलायक है, और ये क्या है, विलय। ठीक है, अब देखो घटक विलय, अब आपको दे रखा है ठोस और द्रव। अब देखो विलायक तो कौन है, यहाँ द्रव है, और विलय कौन है, ठोस। अब बताओ ठोस की बाष्प बनती है क्या, ठोस का तो गलन होता है, गलता है ठोस, कभी भी बाष्प नहीं बनती है। तो देखेंगे अपन, तो यहां यदि मैं बात करूंगा तो इसका पी नॉट भी क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, पी नॉट भी, अर्थात शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना हो गया, वाष्प दाब यहां हो गया जी 0। क्या हो गया, 0। तो अब बताओ जो वाष्प बनेगी वो ओनली ऑन किसकी बनेगी, बताओ, विलायक की बनेगी। तो विलायक की बनेगी तो वहां राउल्ट का नियम किस तरीके से काम करता है, तो लिखेंगे स्टेटमेंट क्या है इसका।
नियत ताप पर, ताप तो नियत ही रखना है आपको, नियत ताप पर अवाष्पशील, नियत ताप पर अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब, विलायक की मोल भिन्न एवं उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब के बराबर होता है, क्या होता है जी, बराबर होता है। और क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अब ये नहीं लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, जो वाष्पदाब है, वाष्पदाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, आगे बात समझ में, बोलो भाई दिख रहा है आप लोगों को ये प्रॉपर। विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब देखो जी नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया एक्स ए के, तो पी ए इक्वल हो गया पी नॉट ए एक्स ए के, आ गई बात समझ में। अब देखो यहां घटक भी था, लेकिन घटक बी का क्या है, पी नॉट बी हो गया 0, तो देखो पी वी इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी, जब पी नॉट बी 0 हो जाएगा तो पी वी की क्या हो जाएगा 0, आगे बात समझ में। तो ये कैंसिल तो हो ही गया पूरा, तो विलय का मामला तो खत्म है, विलय तो क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, खत्म, ठीक है। अब देखो ये इसका बचा। अब देखो अब आप जानते हो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए विलायक है, तो इसको मैं एक्स विलायक लिख सकता हूं क्या, बोलो एक्स विलायक। अब आप जानते हो एक्स विलायक होता है, ये बराबर होता है विलायक के मोल अर्थात Na डिवाइड बाय टोटल मोल, कुल मोल Na प्लस Nb, इसके बराबर होता है कि नहीं होता। अब बताओ क्या हो गया, ये Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, ये वैल्यू यदि यहां पुट करोगे आप तो ये बनेगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब अपन बोलेंगे कि जो विलायक के मोल है ये ग्रेटर देन है एन बी से, तो एन बी इक्वल टू हो गया 0 के, तो पी ए इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एन ए अपॉन सॉरी देखो ये लिखेंगे एन बी और ये देखो अपन बात कर रहे हैं अति तनु विलयनों के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, अति तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए एन ए एन बी ग्रेटर देन और एन ए से, अर्थात ये बराबर हो जाएगा एन बी के, अर्थात एन ए को तो अपन 0 मान सकते हैं, तो ये आ गया एन बी। तो बताओ पी ए बराबर क्या आ गया, पी नॉट ए एन ए अपॉन एन बी। तो क्या आप किसी भी विलयन का जो वाष्पदाब है वो निकाल सकते हो क्या। अब पी ए क्या हो गया, पी विलयन के बराबर ही हो गया, क्योंकि यहाँ विलय की तो क्या बन रही है, वाष्प बन नहीं रही, तो 0 हो गया। तो पी ए किसका काम करेगा, विलयन का। तो क्या लिख सकते हैं अपन आगे इसमें,
पी विलियन इक्वल टू पी नॉट ए एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, अब आप इसको और भी ओपन कर सकते हो। पी विलियन इक्वल टू पी नॉट ए, एन ए को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इन टू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हो, अवांछित विलयन के लिए वास्तव फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से आपका राउल्स नियम क्या हो जाता है, यहाँ खत्म हो जाता है। यदि इसके ग्राफ की बात करूंगा तो इसका ग्राफ सीधा सीधा आएगा, इसका ग्राफ सीधा आएगा। ये यहाँ ले लेना पी ए और यहाँ ले लेना एक्स ए, और यहाँ इंटरसेप्ट तो जीरो है, तो ये ढाल क्या हो जाएगी इसकी, पी नॉट ए। आगे बात समझ में? इस तरीके से इसका ग्राफ पूछा जा सकता है। बोलो भाई बोलो। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वैसे तो आया नहीं आज तक, लेकिन अपन बात कर लें, क्वेश्चन कर लें इसका। बोलो भाई, इसका ही क्वेश्चन आ सकता है। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 90 ग्राम, कितना ग्राम जी, 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज विलयशील हो तो बनने वाले विलयन का, तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब mm ऑफ Hg में ज्ञात करो, mm ऑफ Hg में ज्ञात करो। ठीक है जी। अब देखो सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 90 ग्राम जल है और 18 ग्राम क्या है जी, ग्लूकोज है, ग्लूकोज विलयशील है, तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करना है। अब आप जानते हो ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड। ग्लूकोज क्या होता है बताओ, ग्लूकोज होता है ठोस। तो इसका यदि पी नॉट की बात करेंगे तो ये आएगा 0। तो बताओ, यह हो गया अवाष्पशील वाले का उदाहरण। किसका हो गया, अवाष्पशील वाले का। तो बताओ सॉल्यूशन का यदि मैं बात करूंगा तो इसके लिए पी विलयन इक्वल टू पी नॉट ए। अब देखो जो सॉल्वेंट वही काम करेगा इसका। इसके बाद में एन ए अपॉन एन बी। एन ए क्या है, विलायक है, विलायक के मोल है ये तो, और ये है विलयन का, विलय का। एन बी किसका है, ये है विलय। अब आपको पी नॉट की जरूरत पड़ेगी इसमें। किसकी जरूरत पड़ेगी, पी नॉट की। अब देखो जब आपको पी नॉट नहीं दे रखा है तो 1 atm होता है शुद्ध अवस्था में, कितना होता है पी 1 atm, और 1 atm होता है 760 mm ऑफ Hg के। तो देखो यदि यहाँ नहीं दे रखा है तो पी नॉट की वैल्यू या तो होती है 1 atm, और जो 1 atm होता है ना सर, ये होता है 760 mm ऑफ Hg के बराबर। तो कर लोगे अब सॉल्व, क्या परेशानी है। अब देखो चलो करो। अब आपको यहाँ मोल निकालने पड़ेंगे पहले। तो 90 ग्राम जल है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो सबसे पहले एन ए निकाल लो। एन विलायक, एन विलायक कैसे निकालोगे सर, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको, 90 ग्राम, और एम ए कितना होता है, पानी का मोलर मास 18 है,
तो ये हो गया 5 मोल। कितने मोल? 5 मोल। यदि मेरे को एन विलय निकालना है तो एन विलय कितना हो जाएगा? देखो WB अपॉन MB। अब आपको दे रखा है 18 ग्राम और ग्लूकोज का मोलर मास कल लिखाया था मैंने 180, तो 1/10 आ गया ये, तो ये आ गया 0.1 मोल। कितना आ गया? 0.1 मोल। बोलो किसी कोई परेशानी? बोलो भाई। अब देखो आपको इस फॉर्मूले के अंदर रखना है इसको। इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो कैसे रखोगे बताओ? तो देखो P सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट ए कितना है? 760 इंटू एन ए कितना है बताओ? एन ए ब्लैक निकाला है आपने 5 डिवाइड बाई 0.1। अब पॉइंट को हटा दो और या 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो ये 0, ये 0, 5 6 30, ये भी 0, 5 7 35 और 3 38, तो ये आ गया 3800 mm ऑफ Hg। कितना आ गया? 3800 mm ऑफ Hg। बोलो भाई। अगर अपन इसको नेगलेक्ट मानेंगे तो, लेकिन अपन को अब दे नहीं रखा कि इसमें नेगलेक्ट करना है, इसको नेगलेक्ट करना दे नहीं रखा, तो अपन का अब ऑप्शन की तरफ जाओगे आप। यदि ऑप्शन ऐसा दे रखा है तो mm ऑफ Hg ये हो जाएगा। बोलो भाई। यदि ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है और ऑप्शन के अनुसार चलोगे तो ऑप्शन में यदि ये नहीं दे रखा है तो अपने को फिर दोनों को ही मानना पड़ेगा। उसको कैसे मानोगे बताओ? तो P सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट इनटू एन ए अपॉन एन टोटल। फिर आपने को एन टोटल करना पड़ेगा क्योंकि एक्स ए की जगह एन ए अपॉन एन टोटल करना पड़ेगा। तो देखो पी नॉट कितना दे रखा है? 760 इंटू एन ए कितना दे रखा है? 5 डिवाइड बाई 5.1। अब पॉइंट हटा दो या 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब ये तो कितना आ गया बताओ? ये तो आ गया 38,000। 38,000 में भाग दे दो 51 का। कितने का भाग दोगे? 51 का। और 51 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 745.08 mm ऑफ Hg। तो देखो यदि ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन दे रखा है तो इसको टिक करोगे, और यदि इस तरीके का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो फिर किसको टिक करोगे? इस वाले को। फिर अपन को दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है। अब देखो एक और आता है इसमें, यहां। अब देखो ये तो अपन गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन राउल्स का नियम यदि जो आपको मोल भिन्न है यदि वाष्प अवस्था में दे देता हूं, तो देखो यदि मैं बात करूं वाष्प अवस्था के लिए राउल्स का नियम, वाष्प अवस्था के लिए राउल्स का नियम किस तरीके से काम करेगा? राउल्स का नियम, तो देखो जो पीए होगा ये बराबर होगा पी टोटल के, क्योंकि वाष्प अवस्था में तो पी टोटल काम करेगा, पी कुल N2 बाई ए। बाई ए क्या है? वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। बाई ए क्या है? घटक ए के वाष्प अवस्था में मोल भिन्न है। क्या है जी? मोल भिन्न है। आगे बात समझ में? इसके बाद में घटक बी भी काम करेगा इसमें, तो पी बी इक्वल टू पी टोटल इनटू बाई बी। और बाई बी क्या है सर? यहाँ जो बाई बी है ये भी घटक बी के वाष्प अवस्था में मोल भिन्न है। ये भी मोल भिन्न है, ठीक है जी। अब यदि मेरे को बाई ए निकालना है तो बाई ए कैसे निकालोगे बताओ? पी ए अपॉन पी टोटल करोगे क्या? और यदि मेरे को बाई बी निकालना है तो बताओ पी बी अपॉन पी टोटल करोगे क्या? अब आप तो पी बी भी तो जानते हो, पी ए क्या होता है बताओ? पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी
एक्स बी। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से पी भी क्या होता है, तो पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आ गई बात समझ में। यदि बास अवस्था में आपको मोल भिन्न पूछेगा तो किसके बराबर हो जाएगी, पी अपॉन पी टोटल के। और यदि बास अवस्था में दूसरे घटक की पूछेगा तो पी नॉट बी एक्स बी। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, बाष्पशील विलय रखने वाले के लिए। किसके लिए, बाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के लिए, बाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के लिए ये अपन बातें कर रहे हैं। आई होप राउल्ट्स लॉ आपको इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाएगा जितना मैंने बताया है। आप यदि कहीं भी लेवल स्टैंड कोचिंग कर रहे होंगे तो इतना लेवल लेकर कोई भी नहीं गया होगा। आगे बात समझ में। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। एक क्वेश्चन करवाते हैं बाष्पशील वाला, ठीक है जी। देखो एक क्वेश्चन है, एक बिलियन जिसमें दो घटक प्रेजेंट हैं। कितने घटक हैं जी, दो घटक उपस्थित हैं, दो घटक उपस्थित हैं जिनमें घटक घटक एक ही मोल भिन्न 0.8 है तथा इसका शुद्ध अवस्था में वासुदाव, शुद्ध अवस्था में वासुदाव, शुद्ध अवस्था में वासुदाव 500 mm ऑफ Hg है, जबकि घटक B की मोल भिन्न 0.2 अर्थात 0.20 है तथा इसका शुद्ध अवस्था में वासुदाव 400 mm ऑफ Hg है, 400 mm ऑफ Hg है। तो इस विलयन के लिए शुद्ध अवस्था में इस विलयन के लिए कुल वासुदाव की गणना करो। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ, एवं गैसीय प्रावस्था में दोनों घटकों की मोल भिन्न ज्ञात करो। बोलो भाई, ये क्वेश्चन आपको दिया है जो मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार तो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक विलयन जिसमें घटक दो उपस्थित है, दो घटक उपस्थित है, ठीक है जी, जिसमें घटक एक ही मोल भिन्न इतनी है, शुद्ध अवस्था में इसका वासुदाव इतना है जी, घटक बी के मोल भिन्न इतना है जी, इसका वासुदाव इतना है जी। इस विलयन के लिए कुल वासुदाव की गणना करो। कुल वासुदाव अर्थात पी टोटल फाइंड करना है एक तो, और बाद गैसीय प्रावस्था में मोल भिन्न भी फाइंड करने हैं। तो समझो इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन पी ए फाइंड करेंगे। पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए। अब देखो, अब आपको इस क्वेश्चन में सीधा ही
घटक ए की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दे रखा है 500, तो ये 500 आ गया। इनटू इसकी मोलविल कितनी दे रखी है 0.8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 0.80 मान लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। कितनी होती है जी 1 होती है। अब देखो 0 0 0 8 5 40, 2 पॉइंट लगा हटा के लगा दो, तो ये आ गया 400। कितना आ गया 400 mm ऑफ Hg। कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब मेरे को निकालना है पीवी। पीवी बराबर क्या होता है पी नॉट बी एक्स बी के। अब देखो पी नॉट बी कितना दे रखा है आपको, पी नॉट बी 400, एक्स बी कितना दे रखा है 0.20, 1 2 3 4 दूनी 8, 2 हटाओ 80 आ गया। ये कितना आ गया 80, कितना आ गया जी 80 mm ऑफ Hg। कोई परेशानी किसी को बोलो भाई। देखो 0 1 2 3 और 8 5 40। अब देखो 3 0 और 40, 4 जो हो गए होंगी, 4 में से 2 हट जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद में 8 चौका 4 दूनी 8, तो 80 और 2 जीरो हट जाएंगी, ठीक है। अब 1 जीरो नहीं लगाएंगे तो एक वो वैसे बैठ जाएगी। आगे बात समझ में, ये 80 में वो वैसे आ गया, ये 400 आ गया। अब मेरे को पता है सर कि पी टोटल क्या होता है, बताओ। पी टोटल इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी के। तो बताओ कितना आ गया, पी ए है 400 और ये है 80, तो बताओ 480 mm ऑफ Hg आ गया क्या। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ये इस बिलियन के लिए वाष्प दाब की गणना करो, ये तो हो गया। अब ये कह रहा है दोनों घटकों की गैसीय प्रावस्था में क्या फाइंड करनी है, आप देखो मोलविल। तो देखो आप जानते हो बाई ए बराबर किसके होता है पी ए अपॉन पी टोटल, और बाई बी किसके बराबर होता है पी बी अपॉन पी टोटल। अब ये वैल्यू पुट कर दो ना। पी ए कितना दे रखा है बताओ, पी ए कितना है 400, 400 अपॉन 480, और ये 80 अपॉन 480, यही आएगा। बोलो भाई बोलो, यही आएगा क्या। अब देखो करो सॉल्व इनको। 400 ये जीरो से ये कट गई, 8 5 40, 80 48, इसके बाद में 6 पंजे 30, यही आ रहा है। बोलो भाई 5/6, तो पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ा दिया, 6 चंगा 36, 6 7 42, 6 8 48, 2 बच गए और 2 का 20 हो गया, 6 3 18, ठीक है। अब ये 80 अर्चिंग 48, ये 1/6 आ गया। 6 का यदि बात करोगे तो पॉइंट लगा लो और 1, 4 बच गए, 6 पंजे 30, 6 छंगा 36, 6 चंगा 36, 4 4 4 4, अर्थात जब ऐड करोगे ना तो बाई ए प्लस बाई बी, एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन ही है ये, तो 0.83 और ये 0.167, अगर ऐड करोगे तो ये 1 के बराबर ही वैल्यू आती है। इसलिए याद रखना कभी भी 1 से ज़्यादा वैल्यू इनकी जा ही नहीं सकती। तो बताओ भैया राउल्स लॉ बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक समझा दिया है, अर्थात कोई भी एग्जाम में आप इसकी तैयारी कर लेना, यहाँ से बाहर इससे क्वेश्चन नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसमें आइडियल सॉल्यूशन, इसकी बात करेंगे। अब बात करेंगे अपन बिलियन के प्रकार, या सीधा लिख लें आदर्श व अनादर्श बिलियन। अनादर्श बिलियन इनके जैसे नाम हैं, इसे बोलते हैं आइडियल, इसे बोलते हैं नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो
जो प्रत्येक ताप और दाब की परास में हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो मैं बनाता हूं एक टेबल। देखो इधर लिखेंगे अपन क्रम संख्या, इधर लिखेंगे क्रम संख्या, इधर लिखेंगे प्रॉपर्टीज अर्थात उसको बोलते हैं गुण, गुण। इधर लिखेंगे आदर्श विलयन, यहां लिखूंगा मैं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अब देखो अनादर्श विलयन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। और इधर लिख देता हूं ऋणात्मक, क्या लिखता हूं जी? ऋणात्मक विचलन वाले क्या हो गए जी? अनादर्श विलयन। आगे बात समझ में? अब देखो समझो, क्रम संख्या 1, आकर्षण बल। पहला क्या लिखेंगे? आकर्षण बल, ठीक है, या अंतःक्रिया लिख सकते हैं। आकर्षण बल लिख लो, अंतःक्रिया एक ही बात है, समझो। अब देखो जब कोई भी विलयन बनेगा उसमें दो घटक प्रेजेंट होते हैं। कितने घटक प्रेजेंट होते हैं? दो घटक प्रेजेंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे देखो, समझना है इसमें। इसमें एक घटक होगा ए और बी, ये घटक होंगे। इनकी जो अंतःक्रिया होगी, इनके मध्य में जो आकर्षण बल काम करेंगे, यदि इन दोनों को मिक्स कर दें तो वो किसके बराबर होंगे बताओ? ए और बी के यदि बराबर होंगे तो उसे बोलेंगे आदर्श विलयन। अर्थात क्या बोलेंगे? ए अंतःक्रिया और बी भी अंतःक्रिया यदि ए भी अंतःक्रिया के बराबर होती है उसे कहा जाता है आइडियल विलयन। क्या कहा जाता है? आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। अर्थात ये सभी ताप एवं दाब की सभी दाब में, सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब अपन बात करेंगे इस वाले की, अनादर्श में। देखो ए अंतःक्रिया बी अंतःक्रिया यदि बराबर नहीं होगी किससे? ए बी अंतःक्रिया से, तो इसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। अर्थात ए अंतःक्रिया का मतलब है कि जो विलय विलय के कण है, विलय विलय और विलायक विलायक, विलायक विलायक,
इन दोनों के अंतःक्रियाएं हैं, यदि ये बराबर नहीं आएंगी तो ये अनादर्श विलयन है। ये सभी ताप और दाब की सभी ताप एवं दाब पर सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का राउल्ट के नियम का राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं पालन नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, जब धनात्मक विचलन कब होगा, जैसे ए अंतःक्रिया और बी भी अंतःक्रिया ज्यादा होगी ए बी अंतःक्रिया से, अर्थात विलय और विलायक बास बनाई न रही, बास बनाई न रहे, तो बता पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, यदि ए अंतःक्रिया बी बी अंतःक्रिया ग्रेटर देन हो ए बी से, तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक विचलन वाला राउल्ट्स लॉ। और यदि ए अंतःक्रिया बी बी अंतःक्रिया कम हो जाए ए बी अंतःक्रिया से, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, अर्थात उससे कम पे ही क्या बन जाएगी, बास बन जाएगी, तो क्या शो करेगा, ऋणात्मक वाला। आगे बात समझ में। तो समझे क्या, यदि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो आदर्श विलयन, और यदि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो अनादर्श विलयन। इसके बाद में सेकंड पॉइंट बात करते हैं अपन बाष्प दाब की। बाष्प दाब, बाष्प दाब देखो, यदि मैं बात करूं पी ए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी बराबर होगा पी नॉट बी एक्स बी के। यदि पी टोटल की बात करूंगा तो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा और पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। आगे बात समझ में, ये कहलाएगा आदर्श विलयन। यदि मैं बात करूं सेकंड अनादर्श विलयन की, अनादर्श विलयन में क्या होगा सर, जो पी नॉट ए है ये बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए के, और यदि पी नॉट बी या बोले पी बी, इसे बोलेंगे पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी के। अर्थात पी टोटल की बात करें तो नॉट पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की, ये क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले की। पॉजिटिव डेविएशन क्या कहेगा, बोलो, इसमें जो पी ए होगा ये ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और जो पी बी होगा ये ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से। तो यदि मैं पी टोटल की बात करूंगा तो ग्रेटर देन आएगा पी नॉट ए एक्स ए से और पी नॉट बी एक्स बी से। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये हो गया धनात्मक विचलन वाला राउल्ट लॉ, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर, अपन बात करेंगे नेगेटिव वाले की। तो पी ए लेस देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और पी बी लेस देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से। यदि मैं पी टोटल की बात करूंगा तो लेस देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ये दो ही जो काम की बातें हैं जहां से राउल्ट्स लॉ आपको समझ में आ जाएगा, इसकी बात अपन यहाँ करते हैं। आगे बात समझ में, अर्थात राउल्ट्स लॉ को आदर्श विलयन हमेशा ही फॉलो करेंगे, लेकिन अनादर्श विलयन कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। दो बातें समझ में आ गई। थर्ड बात करते हैं अपन, थर्ड बात करेंगे ये आपको पता ही है, क्रम संख्या चल रही है। क्रम संख्या, ये गुण या प्रॉपर्टी, ये आदर्श है, ये अनादर्श है, ये अनादर्श है, और ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है, और ये नेगेटिव है। आगे बात समझ में। थर्ड गुण की बात करेंगे। थर्ड, आयतन की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? थर्ड गुण है आयतन। आयतन में क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, यदि अपन आयतन की बात करते हैं तो जब विलयन का निर्माण होता है तो आयतन में यदि
परिवर्तन कुछ नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। तो बताओ, डेल्टा बी मिक्स करेंगे अपन तो कितना आना चाहिए? 0, अर्थात बी ए प्लस बी बी बराबर बी सॉल्यूशन। अर्थात यदि मैं बात करूं दोनों, या बोले इसको बी इनिशियल प्लस बी फाइनल, या बोले अपन बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इक्वल टू डेल्टा बी। अब बताओ, जब ये डेल्टा बी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए बी एफ माइनस बी आई बराबर कितना आना चाहिए? 0। तो बी एफ इक्वल टू बी आई, अर्थात इनिशियल जो वॉल्यूम लिया था वही फाइनल वॉल्यूम के बराबर आ गया। तो बताओ, इसमें जब आयतन परिवर्तन होगा वो कितना आया? 0 आ गया। ठीक है, तो आयतन परिवर्तन 0 आ गया, लेकिन यहाँ डेल्टा बी यदि मिक्स करोगे तो नॉट 0 आएगा, अर्थात यहाँ डेल्टा बी मिक्स करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, और यहाँ डेल्टा बी लेस देन 0 आएगा, अर्थात आयतन बढ़ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में तो, और नेगेटिव डेविएशन में आयतन कम हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट, चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एंथैल्पी परिवर्तन। फोर्थ है एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। यदि यहां अपन बात करेंगे डेल्टा एच मिक्स की, डेल्टा एच मिलाओगे तो वो 0 आएगा, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन कितना आएगा? 0 आएगा। यहां डेल्टा एच नॉट 0 के बराबर आएगा, यहां डेल्टा एच मिक्स आएगा पॉजिटिव, और यहां एंथैल्पी का जो परिवर्तन है डेल्टा एच ये आएगा नेगेटिव। क्या आएगा जी? नेगेटिव। आगे बात समझ में, ये याद कर लोगे। थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन को डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। किसे नोट करते हैं जी? डेल्टा एस से। अब याद कर लेना हमेशा, फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। डेल्टा एस यहां भी पॉजिटिव होता है, याद रख लेना ये बात, यहां भी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस यहां भी पॉजिटिव आता है, और डेल्टा एस यहां भी क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव ही आता है। क्योंकि देखो, जो एंट्रोपी होती है ये होती है अव्यवस्था की माप, अर्थात जब आप किसी भी विलय में और विलायक को आपस में मिक्स कर रहे हो तो पार्टिकल इधर उधर होंगे कि नहीं होंगे? इधर उधर होंगे, तो सभी में अव्यवस्था फैल रही है, और अव्यवस्था फैलती है तो डेल्टा एस क्या आता है? उसका पॉजिटिव आता है। ये बात याद कर लोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट, कितने गुण हो गए ये? 5। अब बात करेंगे 6 वाला। 6 वाला गुण है गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन, गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन। इसे अपन डिनोट करते हैं डेल्टा जी से। इसे नोट करते हैं जी? डेल्टा जी से नोट करते हैं। इस पे भी आप स्टार्ट चेप लो। ठीक है, अब देखो, ये आदर्श है, ये अनादर्श है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है, और ये नेगेटिव डेविएशन वाला है। आगे बात समझ में। अब देखो, डेल्टा जी के लिए भी एक बात याद कर लोगे, डेल्टा जी यहां नेगेटिव आता है बच्चों, डेल्टा जी यहां भी नेगेटिव आता है, डेल्टा जी यहां भी नेगेटिव आता है, और डेल्टा जी यहां भी क्या आता है? नेगेटिव आता है। और नेगेटिव डेल्टा जी जिनके लिए आता है वो सारे प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस, अर्थात ये सारे स्वतः प्रक्रम है। कैसे प्रक्रम है? स्वतः प्रक्रम है, अपने आप हो रहे हैं ये। ठीक है, इन्हें बोलते हैं स्वतः प्रक्रम। 6 हो गया। 7, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर
क्वाथी मिश्रण। अपन बात करेंगे क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखो, जो आदर्श विलयन होते हैं ये नहीं फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? आदर्श विलयन कभी भी इसका फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है। स्थिर क्वाथी बोलो या समक्वाथी बोलो, इसका दूसरा नाम समक्वाथी होता है। समक्वाथी, इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ये फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। जो पॉजिटिवेशन वाले होते हैं ये करते हैं निम्न क्वथनांक, निम्न क्वथनांक, निम्न क्वथनांक समक्वाथी मिश्रण, समक्वाथी मिश्रण। ठीक है, और ये करते हैं उच्च क्वथनांक, नेगेटिव डेविएशन वाले उच्च क्वथनांक समक्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। समक्वाथी मिश्रण। देखो, हिंदी में थोड़ी परेशानी आ सकती है। एजियोट्रॉप्स इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं इनको, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद में इसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स। अगला टॉपिक यही रहेगा अपना। ठीक है, अगला टॉपिक यही रहने वाला है। ये आप स्टार लगा लो, इनको मैं पढ़ाने वाला हूं अभी आपको। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण में देखो, आदर्श की बात करेंगे अपन। आदर्श विलयन पहचानना आना चाहिए आपको। याद रटोगे कैसे? जिनका लगभग समान अनुभार हो। क्या हो? लगभग समान अनुभार हो। समान अनुभार वाले इसमें आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए C6H14 C7H16। ठीक है, C6H13 Cl C6H14 Br। ठीक है, इसके बाद में C6H6, उसके बाद में C7H5 H8। अर्थात यदि फॉर्मूले में कोई परेशानी तो इसे बोलते हैं टोलुएन। तो ये एग्जाम्पल इसके हो गए सभी के। ठीक है, आदर्श विलयन के। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे अनादर्श विलयन की। अब आपको पता है अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वालों की बात करेंगे। तो देखो, इसमें याद कर लेना, एच बॉन्डिंग क्या बना रहे हो? एच बॉन्डिंग का निर्माण, एच बॉन्डिंग का निर्माण करने वाले यौगिक, एच बॉन्डिंग का निर्माण जो यौगिक करते हैं ना, वो सारा किसका एग्जाम्पल आ जाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन का। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, C2H5OH, ये तो इथेनॉल है, और इधर पानी ले लो। ये बताओ एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे नहीं करेंगे? तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका हो गया। इसके बाद में C2H5OH, और इसके बाद में ले लो कीटोन, तो ये भी एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, इथेनॉल। तो बताओ ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का। इसके बाद में CH3OH, मीथेनॉल ले लो और इसको पानी में मिला दो, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट बात करेंगे 16 पे। 16 पर अपन बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अर्थात ऋणात्मक विचलन। कौन सा विचलन जी? ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन वाले। तो देखो, इसके एग्जाम्पल जैसे आपको कहीं भी दिख जाएं, HNO3, CCl4, और CCl4 के बाद में
अमीन, कोई भी आपको NH2 ग्रुप लग जाए, ये सारे अगर कहीं भी दिख जाएंगे ना, ये सारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या करते हैं जी? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया HNO3 प्लस पानी, तो बताओ ये एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। इसके बाद में आपको दे दिया अमीन C6H5NH2, और इधर दे दिया आपको फिनोल C6H5OH। इसके बाद में CHCl3 दे दिया, और आपको दे दिया कीटोन CH3COCH3, अर्थात यहाँ एक और ऐड कर लो आप, HNO3 CHCl3 NH2 ग्रुप ETC। आ गई बात समझ में? इस तरीके के नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो बताओ क्या आपको आदर्श अनादर्श विलयन समझ में आ गया क्या? इतने पॉइंट यदि आप याद कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात लिख लो, नोट डाल के इधर लिख लो, नोट कोई भी सॉल्यूशन ले लेना, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है उसके लिए, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। ये बात याद कर लो, यहाँ से यहीं से क्वेश्चन बन सकता है बस। डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी सभी सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं ग्राफ की। अब बात करेंगे ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आदर्श विलयन के लिए। किसके लिए? आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन में क्या होगा? देखो अब इसमें दो घटक हैं, एक तो ठीक है जी, इस तरीके से आपको ग्राफ आना चाहिए। किस तरीके से करेंगे अपन? चलो जी, मैंने माना कि यहां ले लिया मैंने P0B, और थोड़ा ब्लैक का जो शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है, ये अपन अज्यूम करते हैं। मैंने कहा P0A ग्रेटर देन है P0B से, ये माना है अपन ने। कोई बच्चा इसको P0B को भी ज्यादा मान सकता है। अब देखो बताओ, यहाँ XA की वैल्यू 0 है, इधर चलोगे तो बढ़ रही है ये, यहाँ XB की वैल्यू है 1। अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ XB की वैल्यू है 0, इधर चल रहे तो बढ़ रही है, और XA है 1। ये आदर्श विलयन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है जी। अब बताओ x और xb का मान 1 के बराबर होता है कि नहीं होता? जब यहाँ xb 1 है तो xa 0 होना चाहिए, यहाँ xa 1 है तो xb क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखो अपन को इस ग्राफ को बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ आइडियल सॉल्यूशन के लिए? तो ये आता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए आता है जी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब लिख दो, इस पर कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है। यहाँ जो P टोटल है, P टोटल है, P टोटल ये बराबर है P0A XA के, P0B XB के, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है? ये PA वाला चल रहा है, तो PA इक्वल टू P0A XA, यहाँ PB है, क्या हो गया? चलो भाई देखो यहाँ P भी है,
पी वी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी के। अब मैंने जो पहला वाला लिखाया था ना आपको कि पी ए बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए के, पी बी इक्वल टू होता है पी नॉट बी एक्स बी की, ठीक है। और पी टोटल किसके बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए के और पी नॉट बी एक्स बी की। ये अपन किसके लिए पढ़ते हैं आदर्श विलयन के लिए पढ़ते हैं, उसी का ये ग्राफ है। पेपर में पूछेगा तो क्या बना लोगे इस तरीके से, इस तरीके से बनाना आना चाहिए। अब देखो अपन नेक्स्ट बनाएंगे अनादर्श विलयन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए। अनादर्श विलयन में सबसे पहले बनाएंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के लिए, प्रदर्शित करने वाले के लिए, करने वाले विलयन के लिए, विलयन के लिए। बताओ जी क्या रिप्रेजेंटेशन था उसका, ये था पी वी क्या था पी नॉट बी एक्स बी के बराबर था, और पी टोटल किसके बराबर था, ये ग्रेटर देन था इससे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। आ गई बात समझ में, चलो बनाओ ग्राफ। चलो जी देखो यहां मैं लिख रहा हूं एक्स ए बराबर है 0 के, एक्स बी बराबर है 1 के। किसके बराबर है एक्स ए 0 एक्स बी है 1 के बराबर। यहाँ यदि मैं बात करूं तो एक्स ए है 1 के बराबर और एक्स बी बराबर है 0 के। एक्स बी इधर बढ़ रहा है, एक्स ए इधर बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने अज्यूम किया है सर कि यहाँ पी नॉट बी है, यहाँ सर मैंने अज्यूम किया है कि पी नॉट ए है, अर्थात विलायक का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है ये विलयन से ज़्यादा होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। अब देखो आपको पता है, क्या पता है जी, ये तो आदर्श देखो जी ये तो सारी कंडीशन किसकी है आदर्श वाले की, लेकिन अपने को चाहिए पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर होके आएगा ग्राफ, कैसे आएगा जी, चलो कर लेते हैं बात। अब ये बनाना ही पड़ेगा अपने को। देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। बोलो जी ये राउल्ट लॉ से क्या शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो क्या लिखेंगे देखो पी टोटल ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पी ए ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और यदि मैं यहाँ पी बी की बात करूंगा तो पी नॉट बी एक्स बी से ग्रेटर देन होगा। आगे बात समझ में। इस तरीके से ये ग्राफ क्या हो गया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो जाता है। ये नेगेटिव डेविएशन का है, ये पॉजिटिव डेविएशन का है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन ऋणात्मक विचलन वाले। सेकंड इसमें कौन था ऋणात्मक विचलन वाला, ऋणात्मक विचलन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये तो याद कर लोगे आप। मतलब पी ए का क्या था पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए से, पी बी क्या था लेस देन था पी नॉट बी एक्स बी से, पी टोटल लेस देन किससे था पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है अपने को। चलो खींच लो ग्राफ। चलो जी समझो पहले यहाँ एक्स बी बराबर है 1
एक्स ए बराबर है 0, अर्थात एक्स इधर बढ़ रहा है, यहाँ एक्स ए बराबर है 1 और एक्स बी बराबर है 0, अर्थात इधर ये आगे बढ़ रहा है। आगे बात समझ में जी, ये 0 है। ठीक है, मैंने माना ये पी नॉट बी है सर, और मैंने मान लिया पी नॉट ए। ये अज्यूम किया है कि पी नॉट ए ग्रेटर देन होता है पी नॉट बी से। ठीक है, अब देखो जी, ये कंडीशन तो आपको पता है आइडियल की वाली है। ये तो आइडियल वाली कंडीशन है। अब ये क्या शो कर रहा है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के लिए अपने को बनाना पड़ेगा ऋणात्मक वाला। देखो अब ये ग्राफ पहले तो ऊपर वाला जा रहा था ऐसे, अब ये नीचे होकर जाएगा। लो जी, ये हो गया ऋणात्मक वाला। तो चलो लिख दो अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या करोगे। तो देखो पी टोटल लेस देन है पी ए पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, अब ये नीचे होके जा रहा है ना पी वी का, देखो पी वी वाला, तो देखो ये लिखोगे यहाँ पी वी लेस देन है पी नॉट बी एक्स बी से, और यहाँ पी ए लेस देन है पी नॉट बी एक्स बी से। बोलो भाई, इस तरीके से आपको 9 पॉइंट, जो 9 पॉइंट हैं वो मैंने आपको लिखा दिए। अब 9 पॉइंटों में आप समझ सकते हो कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल के ग्राफ हो गए आपके। यदि पेपर में ग्राफ पूछता है तो इस तरीके से ग्राफ बने आएंगे, आप पहचान सकते हो। बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। अब देखो अपन ने एक टॉपिक लिखाया था आपको, समक्वाथी मिश्रण। हेडिंग डालेंगे समक्वाथी, या लिखो स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, या लिखोगे आप एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स। ये विलयन क्या होता है, तो समझो। ये बिल्कुल ऐसा ही विलयन होता है जिस तरीके का एक नॉर्मल द्रव होता है, उस तरीके का ही विलयन होता है। यह है, आपको प्रभाजी आसवन द्वारा इसको अपन क्या नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही विलयन को क्या कहते हैं अपन, बोलो। और इसके लिए एक क्या कारण होता है, इसकी जो गैसीय प्रावस्था उसमें मोल भिन्न और बास अवस्था में जो मोल भिन्न है वो बराबर होती है आपस में। ऐसे ही विलयन को कहा जाता है समक्वाथी मिश्रण। तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जो एक शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करता है, शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करता है, शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करता है, एवं नियत ताप पर उबलता है, नियत ताप पर उबलता है, उसे समक्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, समक्वाथी मिश्रण में विलयन या बोलो गैसीय अवस्था एवं बाष्प अवस्था में मोल भिन्न समान
समान होती हैं। क्या होती हैं जी? समान होती। क्या बोला मैंने? इसका एक्स ए बराबर होता है बाई ए के बराबर, और इसकी एक्स बी बराबर होती है बाई बी के बराबर। मैंने आपको लिखाया था, ये है बाष्पीय अवस्था में, बाष्पीय अवस्था में मोल भिन्न, और ये अपनी द्रव अवस्था में मोल भिन्न, या विलीन अवस्था बोलते हैं, द्रव अवस्था में मोल भिन्न के बराबर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें किन्हें समक्वाथी मिश्रण को इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ गई? आपको पूछ सकता है कि समक्वाथी मिश्रण को किसके द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। समक्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला लिखेंगे निम्न क्वथनांक समक्वाथी मिश्रण। समझो इनको। निम्न क्वथनांक समक्वाथी मिश्रण का मतलब होता है कि आपने कोई भी दो द्रव लिए, क्या लिए? दो द्रव लिए, इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। जब इनको मिक्स कर देंगे ना, तो जो मिक्सर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। जैसे मैं बात करूं, ये शो कौन करता है? ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यही याद रखना, काफी बार तो ये पूछ लेता है कि निम्न क्वथनांक एजोटॉप्स कौन शो करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन वाला राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले सॉल्यूशन को क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपने क्या किया, C2H5OH, इसे बोलते हैं इथेनॉल, ये लिक्विड मिलता है, और पानी H2O लिक्विड। अब आप जानते हो, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके इनका मिक्सर बन गया। ये क्या बन गया? मिक्सर बन गया। यही इसे बोलते हैं सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट अपन ने अज्यूम किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट जब अपन ने निकाल के देखा तो ये आया 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ, दोनों जो अलग अलग, ये था विलय, ये विलायक मान लो, ये विलय था, विलय का बॉइलिंग पॉइंट था 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड, विलायक का था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब दोनों को मिलाया आपस में तो बताओ 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। तो क्या क्वथनांक कम हुआ है या बढ़ गया है? तो क्वथनांक कम हो जाता है, इसे बोलते हैं निम्न क्वथनांक समक्वाथी मिश्रण। आगे बात समझ में? इस तरीके से एग्जाम्पल याद कर लो, काफी बार पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल ही पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है सेकंड, उच्च क्वथनांक समक्वाथी मिश्रण, उच्च क्वथनांक समक्वाथी मिश्रण। ये कौन शो करते हैं? ये जो ऋणात्मक विचलन राउल्ट्स लॉ से शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आगे बात समझ में? अब जैसे आपने क्या किया, आपने एक लिया HNO3, क्या लिया जी? HNO3, और वहीं मिला लिया आपने पानी। क्या मिला लिया जी? पानी मिला लिया। अब आप जानते हो
जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका होता है 358 केल्विन। कितना होता है? HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 358 केल्विन, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 373 केल्विन। वहां मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में बात की थी, यहाँ केल्विन में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपस ने इन दोनों को क्या कर दिया सर? मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो यहाँ मिक्सर बन गया, यहाँ मिक्सर बन गया, और यह बोल दो बिलियन बन गया सर। क्या बन गया? बिलियन बन गया। जब बिलियन का यहाँ बॉइलिंग पॉइंट देखा गया तो बिलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया 393.5 393.5 केल्विन। तो बताओ, यहाँ 373 था, यहाँ 358 था, दोनों से क्या ज्यादा आ रहा है क्या? तो ये हो गया उच्च क्वथनांक समक्वाथी मिश्रण। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं सीधे सीधे। तो आगे बात समझ में। तो देखो आज अपन ने क्या क्या बात कर ली है। राउल का नियम पढ़ लिया है, राउल का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ लिए हैं, आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ लिए हैं। इसके बाद में समक्वाथी मिश्रण क्या होता है ये भी बात कर लिए। समक्वाथी मिश्रण बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक मैंने पढ़ा दिया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, कंप्लीट आप देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो यहाँ से आए हुए हैं सभी सॉल्व हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।